हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग बीपीएससी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका हिस्ट्री है, ठीक है, क्लास 6 की है। और चैप्टर जो है आपका 2 है, क्योंकि पहले चैप्टर में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है, वहां से क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि उसमें सारा डिटेल में ये सारी इंफॉर्मेशन है, बाकी कुछ नहीं है। तो हम लोग चैप्टर 2 से डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है आपका जीके एंड आपका जीएस है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये आपका एनसीईआरटी जो है वो आपका सीटेट पूछता है, बाकी ये एससीईआरटी है। एससीईआरटी जो होता है वो आपका बीपीएससी यानी बिहार में ही चलती है वो बुकें, और बीपीएससी में वहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को थ्योरी पढ़नी होगी डिटेल में, तभी आप जीके जीएस क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई आइडिया नहीं होता है, तो उसका मेन मतलब यही रहता है एक रास्ता कि पूरी जो इसके चैप्टर वाइज है सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि जो क्वेश्चन बने वो आप अच्छे से कर पाओ। क्योंकि जब आप थ्योरी कर लोगे अच्छे से तो आप क्वेश्चन को भी अच्छे से डील कर लोगे। तो जो डेली से मतलब बीपीएससी की जो क्लासेस होंगी, बीपीएससी की जो क्लासेस मिलेंगी आपको डेली 2 बजे मिलेंगी इसी मेरे चैनल पे। यहाँ पे आपको मतलब सीटेट की क्लासेस मिलती है जो 3 बजे होता है, वो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए होता है। उसमें आपका सीडीपी हिंदी पेडोलॉजी मैंने सारी कंप्लीट करा दी है सिर्फ 4 वीडियो में, तो वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी सोशल साइंस की क्लासेस जो होती हैं वो 5 बजे होती हैं, तो वो भी आप, उसमें भी हम लोग एनसीईआरटी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। उसकी भी शायद 5 क्लासेस या 6 हो चुकी है, 5 क्लासेस हो चुकी हैं, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। उससे भी आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। और जो बीपीएससी की ये क्लास है ये आपको 2 बजे मिलेगी। इसमें हम जीके जीएस की थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर जो 2 है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, बाकी क्लासेस भी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये चैप्टर में दिया गया है, इसी से रिलेटेड सारी ये थ्योरी होने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा। स्टार्ट करते हैं। हजारों साल पहले क्या हुआ या कैसे पता लगाएं, यानी बहुत टाइम पहले क्या हुआ। क्योंकि बहुत टाइम पहले तो मतलब लोग, हम लोग तो नहीं थे, लेकिन बहुत टाइम पहले कुछ लोग तो थे, मतलब जो लोग थे उनके टाइम में क्या हुआ, तो ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, ठीक है। उसका पता लगाने के बारे में बात यहाँ पे की जा रही। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हजारों साल पहले क्या हुआ कैसे हुआ वो हम कैसे पता लगाएं। तो सभी को पता है, अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर, जो बुकें हैं इतिहास की, उनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। लेकिन जो जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अध्याय का जो काल निर्धारण है वो कैसे किया गया, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। यानी हमको इतिहास के द्वारा ही सब कुछ जानने को मिलता है कि पुराने टाइम में कैसे लोग रहते थे, कैसी इमारतें थी, कैसे नई नई चीजों का खोज किया गया, तो सब इतिहास के द्वारा ही हमको पता चलता है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता था। सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते थे, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। यानी पहला जो था खंड वो प्राचीन था, दूसरा जो खंड था वो मध्य था, और जो तीसरा खंड था वो आधुनिक था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और यह विभाजन इसी प्रक्रिया में जो है कहीं भी बाधा नहीं बनते हैं। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि हर काल की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक निर्धारित किया है। आगे चलते हैं। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। जो इसका स्टार्टिंग का जो चरण होता है उसको ऐतिहासिक मतलब पूर्व आरंभिक काल कहते हैं, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित ऐतिहासिक उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिए का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा, और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। तो इन सभी का जो विकास हुआ आपका आरंभिक चरण में हुआ, यानी पूर्व ऐतिहासिक काल में हुआ। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका मतलब मनुष्य ने आगे की खोज की, पहिए का जो आविष्कार किया गया, खेती एवं पशुपालन का जो आविष्कार किया गया, गांव एवं कस्बे जो बने, तो वो पूर्व ऐतिहासिक काल में बने। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से पूर्व संगठित राज्यों का निर्धारण आरंभ हुआ,
और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। तो यानी जब 6वीं शताब्दी स्टार्ट हुई तो जो बड़े साम्राज्य थे, बड़े राज्य थे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में उनका अस्तित्व आ गया, वो छोटे छोटे राज्यों में वो बिखर गए। तो ये कौन सी शताब्दी में हुआ? ये आपका 6वीं शताब्दी में हुआ। आगे चलते हैं। 8वीं शताब्दी के मध्य तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों पर फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीकी का विकास हुआ। तो अगर पूछ लिया जाए कि आपका जो उन्नत जो है तकनीकी का विकास कब हुआ, तो आपका 11वीं शताब्दी में हुआ। जीके जीएस के सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ठीक है। आगे देखते हैं। और हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री का यानी दूसरा चैप्टर है, क्योंकि पहले चैप्टर में सारी इंफॉर्मेशन ही ऐसे मतलब सारा दिया गया है विवरण, तो उस वहां से क्वेश्चन बनते नहीं, इसलिए मैंने चैप्टर 2 से स्टार्ट कर दिया। सारे जीके जीएस क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे और काफी स्कोरिंग ये सब्जेक्ट भी होती है, तो जब तक आप थ्योरी अच्छे से कवर कर लोगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। आगे चलते हैं। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया जो है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसी के साथ साथ प्रमुख काल जो थे या मध्यकाल का अंत हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक काल का आरंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी। आगे चलते हैं। जो हमारे देश में आर्थिक संसाधन का लाभ प्राप्त करना चाहते थे, इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपनिवेशवाद क्या है, तो जो उपनिवेशवाद है वो आपका जो आधुनिक परिवर्तन लाया गया उसी को कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता था। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में इस उपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। जो ये आंदोलन शुरू किया गया सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। सन 1947 में भारत को आजादी मिली और एक नया संविधान बना। तो आपका जो देश आजाद हुआ था सन 1947 में हुआ था। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधित्व द्वारा शासन का अधिकार मिला। आगे चलते हैं। यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। अब आगे चलते हैं। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे हम जान सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आखिर क्या रिसोर्स रहे, किसी के कोई ना कोई साधन होगा, उसी के द्वारा हम जो मानव जाति का इतिहास था को हम कैसे जानते हैं, तो किसी न किसी साधन के ही द्वारा आप पुराने टाइम की जो घटनाएं हुई हैं उसको हम जान पाएंगे। आगे चलते हैं। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक जो स्रोत है अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, आर्थिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यानी जो पुराने टाइम की बुकें हैं जो लिखी गई उस टाइम में, क्योंकि जो राजा के राजा के दरबार में जो कवि होते थे वो बुकें लिखते थे, वो राजा के बारे में उस टाइम कौन सी सांस्कृतिक चल रही थी, कौन सी मान्यताएं थी, कौन धार्मिक विचार थे उस टाइम के, कौन सी औषधियां थी, तो उन सब बुकों में लिखा होता था। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण इसे पांडुलिपि भी कहते थे। तो अगर पूछ लिया जाए पांडुलिपि क्या है, तो जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी उसे ही हम पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपियां प्रायः जो है ताड़ पत्तों अथवा भोज पत्तों पर लिखी जाती थी। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो पांडुलिपियां हैं वो कौन से पत्तों पर लिखी गई, तो आपका ताड़ पत्तों और भोज पत्तों पर लिखी गई। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चलते हैं।
बहुत सी पांडुलिपियां अब नष्ट हो चुकी हैं, कुछ पुस्तकों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरियम पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सर्वाधिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियां देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोत में अनेक महाकाव्य, कविताएं, नाटक आदि हैं। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि जो पांडुलिपियां हैं वो सारी मतलब नहीं लिखी गई हैं, बट कुछ उसमें ऐसी हैं जो संस्कृत भाषा में लिखी गई, जबकि अन्य प्राकृत, तमिल एवं कन्नड़ भाषा में लिखी गई। तो अगर पूछ लिया जाए पांडुलिपियां कौन कौन सी भाषा में लिखी गई, तो पहला आपका संस्कृत हो जाएगा, दूसरा आपका प्राकृत हो जाएगा, फिर तमिल और फिर कन्नड़। तो ये लैंग्वेज भी मतलब ये भाषाएं जो हैं ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजार द्वारा उत्कीर्ण किए होते थे। इन अभिलेखों से राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित इन विशेष मतलब वैसी जगहों पर लाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सके जो ये पुस्तकें लिखी होती थी। आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं, क्योंकि उस टाइम की जो वस्तुएं थी उनको भी हम देख करके बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतें और अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र और सिक्के आदि आते हैं। ये वस्तुएं पुरातत्व स्रोतों के रूप में जानी जाती हैं, अर्थात काफी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेष को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जो पुराने टाइम में जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं उनकी वो जो अवशेष हमको मिले हैं उनकी जमीन की खुदाई करके हमको प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो अगर पूछ लिया जाए जो आपका पुरातत्वविद किसे कहते हैं, तो पुरातत्विक वस्तुओं यानी जो पुराने टाइम की वस्तुएं हमको प्राप्त हुई हैं, जो उनकी खोज किए हैं, उन्हीं को हम पुरातत्वविद कहते हैं। आगे चलते हैं। पुरातत्विक वस्तुओं में जानकारी जो मिली है उसमें पक्षी हैं, आपके मछलियां हैं, मछलियों की हड्डी भी मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किसी आकार प्रकार के जीव पाए जाते थे। मतलब अतीत में जो ये हड्डियां मिलती उन्हीं से हम लोग अनुमान लगा पा रहे हैं कि पुराने टाइम में कैसे जो जानवर थे उनके जो आकार वो किस प्रकार के थे। अनाज एवं कपड़े भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, यानी कौन से प्रकार के वो कपड़े पहनते थे। आगे चलते हैं। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार है नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। तो अगर पूछ लिया जाए जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसके राज्य के जो स्तंभ निकाले गए हैं वो कहाँ निकाले गए हैं, तो पटना के कुम्हरार नामक जो स्थान था वहां पे निकाले गए। आगे चलते हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। इस तरह पांडुलिपियों, अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते थे और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से वे अतीत की व्याख्या भी करते हैं। आगे चलते हैं। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धर्म चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं, तो जिनके द्वारा हमको सिक्कों का अध्ययन होता है उसी को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब तक आप लोग ने देखा होगा कितने क्वेश्चन यहाँ से फंस रहे हैं, तो जब आप थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन करोगे या कोई मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आप कर लोगे। क्योंकि जीके जीएस बहुत सिलेबस ज़्यादा होता है, तो इसका एक ही रास्ता बचता है कि आप सीधे जो बुकें हैं, जो इसकी थ्योरी है वही आप पढ़ो। जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। आगे चलते हैं।
खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है वह है रेडियो कार्बन विधि। यह विधि जो है देख लेते हैं, जो रेडियो कार्बन विधि है। तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री कहते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, यानी जो वस्तुएं होती हैं उनमें एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ पाया जाता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होता है, जिंदा होते हैं, तब वे जिस मात्रा में वायुमंडल में कार्बन 14 लेते हैं, उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल में से कोई कार्बन 14 नहीं लेता है, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्र इसी निहित कार्बन 14 का मात्रा पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। तो यानी जो जीव होता है, अगर पूछ लिया जाए कार्बन जो है, रेडियो कार्बन विधि क्या होती है, इसी के माध्यम से लोग जब वो जिंदा होते हैं तो वो वायुमंडल से जो है ऑक्सीजन लेते रहते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो वो ये लेना बंद कर देते हैं। तो इसी से वो पता लगाते हैं कि ये कब इनकी डेथ हुई है। आगे चलते हैं। जो उनकी आयु है वो निश्चित हो जाती है। तिथियों का मतलब क्या है, इस पे भी हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। क्योंकि पहले हम लोगों का संवत चलता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उन्हीं के तिथि के आधार पर चलता है। इसमें ईसा मसीह के जन्म जीवन को शून्य वर्ष माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेड में भी पूछा जाता है, सोशल साइंस में। तो अगर आप लोग सीटेड की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये आप अच्छे से ये जो क्वेश्चन है ये आप देख लीजिए, जो ये यहाँ से पैराग्राफ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीटेड में भी आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उनके जन्म के पूर्व सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में बीसी, ठीक है, हिंदी में ईसा पूर्व होता है, लिखते हैं। इसी प्रकार ईसा की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से, जैसे यदि कहीं 209 लिखा है, लिखा देखते हैं तो इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2090 वर्ष से है। इसी प्रकार यदि इस 2500 ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म के 25 वर्ष पहले का समय है। यहाँ थ्योरी में आपको समझ में ज्यादा अच्छे से नहीं आया होगा, बट अब यहाँ पे हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उन्हीं से हमको निर्धारित कर दिया गया जो समय होता है। तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, यहाँ 0 से आप मान के चलिए। ईसा पूर्व का बीसी जो आपका होता है, वो जो ईसा मसीह थे उनका जन्म हुआ था 5000 साल पहले। तो अगर 5000 साल से नीचे अगर पूछा जा रहा है तो आप बीसी लगा देंगे। अगर 0 से लेकर के ऊपर जा रहा है, जैसे 2000 हो गया, 2010, 2012 में अगर 2025 पूछ ले, 2024 पूछ ले, 2020 पूछ ले, तो आपका एडी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कुछ नहीं है, इसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है। इसमें सिंपल है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप एक क्वेश्चन कर लोगे और 1 नंबर पक्का हो जाता है। सीटेड में भी इस बार नहीं आया था शायद, बट ये सीटेड में भी पूछता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर उसके क्वेश्चन मैंने लगाए थे तो उसमें मिला था ये हमको, तो इसीलिए मुझे याद है ये पूछता है क्वेश्चन कभी कभी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि जो है, प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा बांटा जो गया है वो देख लेते हैं। नंबर 1 है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें आपका कश्मीर जो है, आपका कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। अगला है पॉइंट, उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अधिक पूछ लिया जाए अगर
अधिक पैदावार जो होती है वो किस मतलब कौन से उत्तर या पश्चिम में होती है, तो उत्तर मैदानों में होती है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसमें सिंधु गंगा मतलब सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र भी है जो उत्तर मैदान है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। दक्षिण के पठार उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती हैं। अगर पूछ ले विंध्या और सतपुड़ा जो पहाड़ियां हैं वो भारत को मतलब कहाँ से अलग करती हैं, तो भारत को दक्षिण और मतलब दक्षिण भारत से उसको पृथक करती हैं, जो ये विंध्या और सतपुड़ा पहाड़ियां हैं दक्षिण पठार को। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिलते हैं दक्षिण के मैदान में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। आगे पॉइंट पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे जैसे कि खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रा, इन दर्रों के इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क जो है आपका अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता है। जो ये दर्रे दिए गए हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि अफगानिस्तान भारत का जो संपर्क है वो अफगानिस्तान तथा ईरान से कौन से दर्रे के माध्यम से बना हुआ है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपका खैरब मतलब जो आपका खैबर है, बोलन है और आपका गोमल जो दर्रा है इन्हीं के माध्यम से बना हुआ है। तो ये दर्रे जो हैं ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। दर्रे पहाड़ियों के बीच के सकरे रास्ते होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान है जहां लगभग 6000 पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो अगर पूछा जाए सबसे पहले गेहूं और जौ जो उपज हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो मेहरगढ़ में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो ये भी आपका मेहरगढ़ से स्टार्ट हुआ था। ये सीटेट में भी आपके आता है, तो सीटेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी ध्यान रखें। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां बहती हैं। सहायक नदियां आगे चल करके एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 साल पहले इन नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। 4700 वर्ष पहले की बात है। आगे चलते हैं। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंती, मिसी और नागा पहाड़ियां, इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव रहते हैं, मतलब आदि मानव जो थे उनकी पहचान होती है। आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच पर्वतीय विभाजन जो हुआ, पर्वतीय विभाजन की जो रेखा है, विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों में महापाषाणी संस्कृत का निर्माण किया गया था। महापाषाणी संस्कृत में जो है मृतकों को दफनाकर उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। जो महापाषाणी काल होता था, मतलब संस्कृत होती थी, वहां के टाइम में लोगों को जब लोगों की डेथ हो जाती थी तो उनको जब जमीन में गाड़ा जाता था तो उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर भी लगा दिए जाते थे। आगे चलते हैं। उसी को महापाषाणी मतलब संस्कृत कहते थे। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियां बहती हैं। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोलडिहलवा एवं चौमानी मंडो ऐसे स्थल हैं नदियां बहती है। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोलडिहवा एवं चौपनी मंडो ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो चावल उपजाए गए थे आपका वो कौन सा स्थान था, वो चौपनी मंडो था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे चलते हैं।
भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप में यदि अलग-अलग क्षेत्रों में लोग अपने-अपने ढंग से मानव साम्राज्य का मतलब मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी-कभी एक दूसरे से अलग नहीं कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र में जोखिम उठा करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय यानी क्रय विक्रय यानी खरीद कर और बेचना ये काम करते थे। इसके अलावे गांव मतलब लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक ग्रुप भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे कि इन लोगों को भी शिक्षा मतलब भ्रमण करते थे क्योंकि लोगों को उनको शिक्षा देनी होती थी। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी यमगोमल के रास्ते भारत मतलब आते रहते थे। इसी को आवागमन हमारी संस्कृत परंपरा समृद्ध हुई है क्योंकि मतलब बहुत टाइम से लोगों का हमारे देश में आना जाना रहा। अब देश का नाम कैसे पड़ा भारत, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 25 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों जो आपके थे यूनानियों ने सिंधु को हिंदो अथवा इंडोस कहा। इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। मतलब फारसी में यह शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान के नाम से इसके जो नाम की उत्पत्ति हुई, यही मतलब उत्पत्ति का कारण बन गया। इसी तरह एक दूसरे मान्यता के अनुसार हमारे देश का नाम जो है वो भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद के में आपको मिलता है। तो भारत का नाम कैसे पड़ा, ये इंडिया शब्द के इंडस जो है उससे निकला और जिसके संस्कृत में इसको सिंधु कहते हैं। ये 25 साल मतलब 2500 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो फारसी में यही शब्द जो था इसको हिंदी या फिर हिंदुस्तान जो है जैसे नामों की उत्पत्ति के कारण पड़ा। आगे चलते हैं। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे, इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। अतः प्राप्त स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे अध्याय में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भारत में मानव जो जीवन था वो कैसा था, ये सारे क्वेश्चन है, ये अगले अध्याय में आपको मिलेगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर 2 था आपका, SCRT था। ठीक है, क्लास जो थी ये क्लास फर्स्ट है और ये चैप्टर जो है आपका 2 है। क्लास जो है ये 6 की SCRT है। BPSC की क्लास आपको डेली 2 बजे मिलेगी। तो अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा। GK GS के जितने भी क्वेश्चन है आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है तो इसका एक ही मतलब रास्ता बचता है कि आप सीधे थ्योरी पढ़ें। तो थ्योरी आपकी डेली यहाँ से कंप्लीट होती रहेंगी। ऐसे ही करके हम लोग जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो आप ज्योग्राफी और पॉलिटी पे चलेंगे। ऐसे ही करके सारी सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल क्लास में। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी BPSC की तैयारी कर रहे हो। बाकी BPSC का एग्ज़ाम जो है आपका वो जून में ही होगा, 10 से 15 जून के बीच आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बाकी पेपर लीक हुआ था तो पेपर बहुत टफ बनाया जाएगा और बहुत सख्ती के साथ पेपर भी करवाया जाएगा। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी रखिए। पहले आप थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप उसके क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका BPSC भी क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।